नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून के खिलाफ 26 नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन को 86 दिन बीत गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर समाधान कब निकलेगा। हालांकि 86 दिनों के इस दौर में सरकार और किसानों के बीच 12 दौर की वार्ता हुई है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली से लेकर के ट्रेन रोको तक अभियान चलाया है। महापंचायतों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा के ही प्रतिनिधि गुरनाम सिंह चंढूनी ने किसानों और खाप से महापंचायत न करने की अपील की है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में अब तक जितनी भी महापंचायतें हुई उसमें राकेश टिकैत मंच से नजर आए। अब टिकैत ने महापंचायत के लिए ग्रामीण और खापों का धन्यवाद भी किया। टिकैत तो बंगाल समेत देश भर में महापंचायतों का ऐलान भी कर चुके हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि महापंचायतों से दूरी बनाने की अपील के आखिर मायने क्या है। सवाल इस बात का भी है कि क्या महापंचायतों से आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। 86 दिन बीत गए हैं, अब किसानों की अगली रणनीति क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल देश के साथ है। और इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरनाम सिंह चंढूनी ने आज क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ठीक सुचारू रूप से और बढ़िया चल रहा है, लेकिन आज जो पंचायतों का दौर शुरू हो गया है उसकी हरियाणा और पंजाब में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो पहले ही बहुत अच्छी जागृति है और मेरे ख्याल से लोग भी इसको नहीं चाह रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हरियाणा और पंजाब से ये पंचायतें सभी भाई बंद कर दें। खापों वालों से भी अनुरोध करूँगा और आम सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि हरियाणा में और पंजाब में कोई पंचायत ना रखवाए, बाकी दूसरे स्टेटों में रखवाएं, क्योंकि हमारे पास भी दूसरे स्टेटों में जाने का टाइम फिर कम रह जाता है। जब हरियाणा और पंजाब वाले भाई पंचायतें रखते हैं तो हरियाणा और पंजाब वाले भाई तो ज़्यादा ध्यान धरनों पे दें, वहाँ पे सिस्टम बनाएं कि हर गांव से इतने आदमी वहाँ पे परमानेंट रहेंगे। और दूसरा गांव वाले सिस्टम बनाएं कि जो हमारे दलित भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनको साथ में लेकर चलें, उनको भी अपने बीच में शामिल ज़रूर करें। और इस आंदोलन को फसल का टाइम आगे है, हो सकता है मैं उस दौरान भी चलाना पड़े, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर किसी भाई का पीछे काम खराब होता है और वो भाई धरने पे है या उसका ट्रैक्टर धरने पे है, तो पिछले भाई उसका काम संभाले, ऐसी व्यवस्था गाँव के अंदर खड़ी कर लें और सभी भाइयों को साथ लेके चलें। सभी भाइयों का ये आंदोलन है, मजदूरों का, और जो हमारे दलित भाई हैं वो तो सारा सामान ही मोल लेके खाते हैं, उनको और महंगा मिलेगा। ये पैदा करने वालों का भी आंदोलन है, ये खाने वालों का भी आंदोलन है, ये दलितों का, शहर वालों का, मजदूरों का, सबका आंदोलन है, सबको साथ लेके। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चंढूनी का एक और बयान आपको सुनवाते हैं। दरअसल गुरुवार को हिसार के खनपुरिया में महापंचायत थी और महापंचायत के मंच से चंढूनी ने कहा कि 26 जनवरी की हिंसा की जांच के लिए पुलिस किसी गांव में आए तो उसको बंधक बना लेना। अभी हमारे हजारों नोटिस आ गए हैं, हजारों नोटिस फोटो देख रहे हैं, गाड़ी की फोटो देख रहे हैं जो दिल्ली गए थे, हजारों नोटिस आ गए। उसके पास नोटिस आता है, पुलिस में आओ, और जाता है तो दिल्ली में ही बिठा लेते हैं। साथियों, किसी ने नहीं जाना दिल्ली की पुलिस के पास। और अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से शिकायतें आ रही है, यहां से आगे गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे बिठा कर वापस ले जानी चाहिए। और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आगे ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की, तब छोड़ना। मार पटाई नहीं करनी, शांति से बिठा देना है, खड़ाना पड़ाना है, लेकिन दिल्ली की पुलिस को बता दीजिए कहेगा कि किसानों से पाला पड़ा हुआ। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, विचार विमर्श के बाद अब आगे की रणनीति तय करेंगे। सरकारों को किसानों की मांग को मानना ही होगा। ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि वो गांव-गांव जाएगी और कृषि कानून जो वो फायदे बताते हैं उन फायदों को बताएंगे। तो ये किसान अपनी रणनीति उस वाली रणनीति के अगेंस्ट में तैयार कर रहे हैं, ऐसा है क्या इसमें? नहीं, उनसे हमारा क्या मतलब है? हमारा अपना इशू है, उनका अपना इशू है। वे भी जाओ काम में, कौन मैंने कर रहा जी। कल आपने जो मंच से कहा, फसल को लेकर जो बात कही, उसका थोड़ा सा मैं मायने, थोड़ा अर्थ आपसे समझना चाहता था। कहा कि फसल की कुर्बानी किसान देने को तैयार है, आंदोलन जारी रहेगा।
जब फसल कटाई का टाइम आएगा जी तो उसकी प्रायोरिटी आंदोलन रहेगा जी और उसको यहाँ से भी रिलीफ देंगे कि जब जिस साइड में फसल कटिंग होता रहेगा तो दूसरी साइड के किसान यहाँ पर आते रहेंगे। जी और किसानों ने ये कहा, राजस्थान के किसानों ने, कि हमको अपनी फसल छोड़नी भी पड़ी तो हम फसल छोड़ देंगे, आंदोलन को नहीं छोड़ देंगे। तो एक फसल की कुर्बानी अगर किसान को देनी पड़ी तो देगा, ये कहा। फसल जलाएंगे जैसा शब्द था तो क्या उसका कुछ भी हो सकता है। जी अगर सरकार ज्यादा वो करेगी तो किसान ये कह रहे कि हम उसको जला भी देंगे। तो नुकसान जाहिर है किसान का तो भाई गुस्सा किसानों में है, बताओ मैं क्या कर सकूं। मैं तो वो बात बताई जो किसानों ने बताई। बंगाल कब जा रहे हैं? बंगाल भी जाएंगे, बंगाल मार्च में जाएंगे। आपने हालांकि जब से बंगाल वाला बयान दिया है तब से कुछ राजनीति उस पर शुरू हो गई है, तमाम बयानबाजी शुरू हो गई। आपने सुनी भी होगी कि हमने सुन देने की बात किसी की। जी हाँ, ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं, पता नहीं कहाँ का तार कहाँ जोड़ दे। जी हाँ। शायद ममता बनर्जी से जोड़ रहे हैं सर। तो राकेश टिकैत को भी आपने सुन लिया, आगे की रणनीति भी उन्होंने बता दी, लेकिन सवाल अभी भी बड़ा यही बरकरार है कि 86 दिन के बाद भी आखिर इसका समाधान क्या है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यार गुरनाम सिंह चंडूनी ने जो बात कही है कि अब महापंचायतों को पंजाब और हरियाणा में करने की जरूरत नहीं है, अन्य प्रदेशों में चाहे तो कर सकते हैं, इसके मायने क्या हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अमरदीप बराड़ जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अमरदीप बराड़ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी बहुत स्वागत। राजेश दहिया जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश दहिया जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर महापंचायतों का दौर लगातार चल रहा है और अब तो आप लोग बंगाल और अन्य प्रांतों में भी जाने की बात को कह रहे हैं, लेकिन आज गुरनाम सिंह चंडूनी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा और पंजाब के अंदर महापंचायतों की कोई जरूरत नहीं है, किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए आंदोलन स्थल पर। इसके क्या मायने समझे जाएं और ये रणनीति क्यों बदली जा रही है और गुरनाम सिंह चंडूनी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आयुष जी, अब ये जो आंदोलन है ये हरियाणा के गांव-गांव में जन जन तक पहुंच चुका है, तो इसको आगे बढ़ाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। चंदूनी साहब ने सही कहा है कि अब इस आंदोलन को दूसरे स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल है, वहां जाने की जरूरत है। तो जो हमारे वॉलंटियर हैं, डेलीगेट्स हैं, जो आदमी यहाँ पंचायतें करते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो जाके दूसरे स्टेट्स में संभालें, जहाँ से कि आंदोलन की जो रूपरेखा है उसमें वहां से किसान भी अब दिल्ली पहुंच सकें। क्योंकि अभी हमारे दिल्ली के 2-3 जो बॉर्डर हैं, जैसे गुड़गांव है, पलवल है, फरीदाबाद है, वहां पर अभी हमारा कुछ कमजोर है। तो वहां पर हम चाहते हैं कि दिल्ली को पूरी तरह से चारों तरफ से सील करके और सरकार को मजबूर कर देंगे कि जो हमारे खिलाफ इन्होंने काले कानून बनाए हैं वो सरकार वापस ले, नहीं तो हमारा आंदोलन जो चलता रहेगा, उस आंदोलन को पूरे देश में हम उसको स्थापित करेंगे। तो हमारे जो चंदूनी साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि हरियाणा, पंजाब में और यूपी के जो हमारे हैं, इस पूरी बेल्ट में ये आंदोलन जो है ये पूरे गांव के अंदर तक, बच्चों तक पहुंच चुका है कि हमारे गांव के 36 बिरादरी के जो बच्चे हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, उन सबको पता लग गया है कि सरकार ने हमारे पर जो 3 काले कानून थोपे गए हैं उसके लिए हम संगठित हैं और उसके लिए हम दिल जान से लगे हुए हैं। और उस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए अब हमें जरूरत है कि हम बाकी प्रदेशों में जाएं और वहां से हम अपने जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनको इन कानून की कमियां बताएं, जिससे कि आने वाले जो समय में हम जो आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, उसमें हमारा पूरा भारत का किसान जो है, मजदूर है, वो हमारे साथ खड़ा होगा और हम अपने इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए जो संदेश दिया है चंदूनी साहब ने, बिल्कुल सही दिया है। ये अगली रणनीति होगी हमारी लड़ाई की, जो सरकार के साथ हमारे होने जा रही है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, राजेश दहिया जी की बात को आप सुन रहे हैं, क्या मायने समझे जाएं? गुरनाम सिंह चंडूनी कह रहे हैं कि अब महापंचायतों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ तो अब लोग जागरूक हैं, अन्य जगहों पर कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये तो उनका आंतरिक मामला है आंदोलन करने वालों का। वो आंदोलन को कैसे और क्यों चलाना चाहते हैं, इस विषय पर तो मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन मुझे गुरनाम सिंह चंडूनी और राकेश टिकैत और आंदोलनकारी नेताओं की भाषा और तेवरों पर जरूर बात करनी है। हम सुन रहे हैं कि गुरनाम सिंह चंडूनी, जो कि किसानों के नेता होने का दावा करके, किसान आंदोलन के नेता
होने का दावा करते हैं, लेकिन मूलतः जो कारोबार से, व्यवसाय से राजनेता तो हैं ही, साथ में आड़ती भी हैं। किसान कम है, बाकी सब कुछ ज्यादा हैं। वे गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब ये कह रहे हैं कि 26 तारीख को लाल किले के परिसर में हुड़दंग बचाने के मामले में दिल्ली पुलिस अगर किसी गांव में आती है तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लो, दिल्ली पुलिस को बंधक बना लो। पहले अराजकता फैलाई इन लोगों ने लाल किले के भीतर, फिर देश में आक्रोश हुआ तो कहा नहीं, हम उसमें शामिल नहीं थे, हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, हमारे लोग थे ही नहीं। और अब जब उन लोगों को वहां पर उपलब्ध फुटेज के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर धरपकड़ शुरू हुई है, तो ये कह रहे हैं पुलिस को ही पकड़ लो, पुलिस को ही घेर लो, पुलिस को ही बंधक बना लो। ऐसे अराजकतावादी तत्व अपने आप को किसान कैसे कह सकते हैं, कब तक कहला सकते हैं, और वे इस देश के जेन्युइन किसान के जेन्युइन प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? मुझे तो इन पर यह सवाल उठाना है। ठीक है महोदय, बक्कल पाड़ देंगे, बक्कल तार देंगे, गोला लाठी दे देंगे, ये भाषा होती है क्या? ये किसान की भाषा है क्या? ये अंदाज है क्या आंदोलन करने का? प्रजातंत्र में जिनका विश्वास होता है वो अपनी बात कहते हैं, अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं। वे धक्काशाही नहीं करते, वो गुंडाई नहीं करते, वे बलवाइयों का समर्थन नहीं करते। परंतु इस आंदोलन की लीडरशिप को हम लगातार देख रहे हैं कि गलत भाषा बोल रही है, गलत लोगों का समर्थन कर रही है। हमने कभी नहीं कहा कि आपको प्रदर्शन का हक नहीं है, हमने ये भी नहीं कहा कि आपको हक नहीं है कि आप धरने मत दीजिए, आप विरोध मत कीजिए, लेकिन रोकना पड़ेगा उन लोगों को जो भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो धक्काशाही फैलाना चाहते हैं, अराजकता, अनुशासनहीनता फैलाना चाहते हैं। उनको मैं कहूंगा, हम उनको किसान नहीं मानते। वो किसानों के प्रतिनिधि भी नहीं हो सकते, वो किसानों के नेता भी नहीं हो सकते। वो किसानों को और किसानी को बदनाम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मेरा उन पर यह आरोप है। अमनदीप केसरी जी, क्या ये कहना चाहिए कि अगर पुलिस आती है तो उसको बंधक बना लें, और फिर ये भी कहना कि आप पंचायतों की जरूरत हरियाणा पंजाब में नहीं है, बॉर्डर्स पर ध्यान दें? क्या मायने हैं इन दोनों ही चीजों के? देखिए आयुष जी, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। किसी एक संगठन के नेता ने कुछ बातें कही हैं, और देखिए पूरा जो किसान आंदोलन है असल में जो है किसानों के मुद्दे पर आधारित है। अगर हम इस आंदोलन को बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से ये कोशिश रही है कि जो असल मांग है किसान की वहां से भटका करके, अभी आपने भाजपा प्रवक्ता का भाषण भी सुना होगा, वहां से भटका करके दूसरे मुद्दों पर लाया जा सके, लेकिन हमारी लगातार एक ही मांग है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए अमनदीप जी, देखिए मुझे इसीलिए आपको टोकना पड़ रहा, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपको रोकूं। देखिए, जब यही नेता राकेश टिकैत अगर मंच से कोई बात कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये किसान की बात है, वो किसान की बात कर रहे हैं। अगर गुरनाम सिंह चंढूनी मंच से कोई बात कहते हैं, महापंचायतों के दौरान कोई बात कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये किसान की बात है, क्योंकि वो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए ये बात उनकी मानी जा रही है। उसी मंच से तो कह रहे हैं ना कि पुलिस आए तो उनको आप बंधक बना लीजिए, ये व्यक्तिगत कैसे हो जाएगा? या राकेश टिकैत कहें कि हम बक्कल पाड़ देंगे तो ये व्यक्तिगत कैसे हो जाएगा? मेरी केवल इतनी सी इस पर आशंका है कि आप इसको भी फिर क्लियर करिए। ये कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि ये व्यक्तिगत है, ये सार्वजनिक है, ये किसानों की बात है, ये व्यक्तिगत बात है? मैं आपको ये कह रहा हूं आयुष जी कि इसी तरह से जब जेपी दलाल जी टिप्पणी करते हैं किसानों की मौत पर, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, उनकी व्यक्तिगत राय है। इसी तरह से हमारे गलत है ना, वो गलत है ना अमनदीप केसरी जी? जो गलत है वो तो गलत है। गलत किसने सपोर्ट किया कि प्रदेश के कृषि मंत्री को किसानों को लेकर के ऐसी बात कहनी चाहिए? किसी ने भी गलत है। मैं ये कह रहा हूँ आयुष जी, मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता के तौर पे ये कह रहा हूँ, और हमारी शुरू से मांग रही है कि जो चीजें अनैतिक हुई हैं, जो चीजें कानून के खिलाफ हुई हैं, हम उनके खिलाफ हैं सारी चीजों के।
और आप अगर किसी ने गलत किया है तो जुडिशियल इंक्वायरी बिठाकर दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अनैतिक काम करे, कोई अराजकता फैलाए। नहीं अमनदीप जी, ये स्वरूप सही है क्या? देखिए बात है इस आंदोलन की, क्योंकि अगर किसान का आंदोलन हो रहा है और वो जेन्युइन बात को लेकर के लड़ रहा है सत्ता से, तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? उसको जो लीड कर रहे हैं, क्या उनको इस तरीके की चीजों से परहेज नहीं करना चाहिए? और ये क्या आपको नहीं लगता कि आंदोलन को फिर कहीं ना कहीं मिसलीड करने वाली चीज है? क्योंकि आप तो मौका दे देते हैं ना सत्ता पक्ष को कि वो इसी बात को लेकर टीका टिप्पणी करे। तो ये नेता इस तरीके की बातें क्यों कह रहे हैं कृषि आंदोलन के बीच में, वो भी किसान नेता? आयुष जी देखिए, मैं आ रहा हूं राजेश जी, मैं आपसे ही इसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं एक एक करके सबका कमेंट ले लेता हूं। राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा फिर। अमनदीप जी, बड़ा स्पष्टता से कह देता हूं, हम इस चीज के पक्षधर रहे हैं, चाहे कोई किसान नेता है या कोई किसान है या कोई और भी है, या विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई प्रतिनिधि है, अगर कोई वो गलत टिप्पणी करता है, अराजकता फैलाता है, हिंसा फैलाता है, ऐसा कोई काम करता है, नैतिक काम करता है, तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहेंगे कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अगर पूरे मुद्दे को, अगर पूरे किसान आंदोलन को केवल एक चीज पर, एक नेता पर या किसी एक टिप्पणी पर ले जाकर खड़ा कर दे और उसका आंकलन सही गलत का करें, तो वो बिल्कुल नाजायज चीज है, हम उसको भी नहीं मानते हैं। मेरा कहना ये है। बिल्कुल अभी मुद्दा जो चल रहा है किसान आंदोलन का चल रहा है, अगर हम किसी गलत चीज का समर्थन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि पुलिस आए तो उसको बंधक बना लो, उसको अरे भाई आप अलग कैसे करके देखोगे? आप विनम्रता से मंत्री ने कहा कि केवल एक बात पूछ रहा हूँ कि आप अलग करके कैसे देखोगे? आपके लोगों ने नेता बताते हैं अपने आप को आतंकवादी हैं। राजनाथ सिंह ने कहा हरियाणा में अराजकता फैलाना चाहते हैं, आतंकवादी नहीं है, वो हरियाणा में अराजकता फैलाना चाहते हैं, करी है। अराजक को अराजक नहीं कह रहे आप। ये डबल स्टैंडर्ड की बातें आप छोड़िए, अराजक को अराजक कहिए, आतंकवादी को आतंकवादी कहिए, चलेगा। बात आप किसान आंदोलन पर, किसानों के मुद्दे पर करके दिखाइए। आप तो कोई नेता अगर कोई गलत बयानबाजी कर देता है, ये मानकर जो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलता है वो आतंकवादी है। आप बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपनी मानसिकता है जो उसका प्रणाम दे रहे हैं, आप अपनी मानसिकता का प्रमाण दे रहे हैं। हम देश के खिलाफ बोलने वाले को आतंकवादी कहते हैं। सरकार जो भी गलत काम हो रहा है, किस दिन किसी ने सरकार देश के खिलाफ नहीं, आप बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले को आतंकवादी कहते हैं। बात करेगा, जो पंजाब को अलग करने की बात करेगा, उसको खालिस्तानी ही कहूंगा, उसको आतंकवादी ही कहूंगा। आपका कुछ सरकार फंसाना चाहती है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलिए अब एक एक करके बोल लेते हैं। चलिए अब आरोप प्रत्यारोप काफी हो गए, ठीक है। अमनदीप केसरी तो जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलता है, ठीक है। अमरदीप जी थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। अमनदीप जी कंप्लीट करें। आयुष जी हम ये कह रहे हैं, देखिए अगर कोई भी आदमी गलत करता है, कोई भी के अंदर मैं भी हूं, और इंडियन नेशनल लोकदल का ये स्टैंड रहा है कि हम किसी भी अनैतिक कार्य का समर्थन नहीं करेंगे। हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर कोई ऐसा कोई काम करता है देश के संविधान के खिलाफ है तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। हमने जो पहले हिंसा वाली घटनाएं हुई उसकी भी कड़ी निंदा करी है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इन घटनाओं को देख करके अगर पूरे किसान आंदोलन का जो निर्णय और निश्चय है वो इनको देख करके निकाल दिया जाए तो वो बिल्कुल सरासर जाती है और गलत है। असल में हम सरकार से मांग करते हैं कि असल मुद्दे पर आप एड्रेस करिए। चलिए ये ठीक बात आपने कही कि जो मुद्दा है उस पर रहते हैं, कोई बयानबाजी कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको जो कार्रवाई बनती है वो भी आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी छूट है। अमरदीप बराड़ जी क्या कहना चाह रहे थे? और दूसरी बात ये कि महापंचायतों की अब जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है और अब बॉर्डर पर ध्यान देना चाहिए, ये बात कही गई है, इसके मायने क्या समझ में आ रहे हैं? और क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को इंडोर्स करती है जो बात गुरनाम सिंह चंडूनी ने कही? क्या उनको कहना चाहिए कि पुलिस को बंधक बना ले? देखिए आयुष जी, जो महापंचायतों की बात है, 20 से ज्यादा महापंचायतें जो हरियाणा पंजाब में हो चुकी हैं और उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि अब ये जन आंदोलन बनाना है। इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों के जन के पास जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। महापंचायतें बहुत हो गई हैं। और दूसरी बात, वीरेंद्र चौहान जी कह रहे थे कि खालिस्तानी है, ये वो है। मैं ये मेरी बात सुन ले ये पूरी। जब जो भी बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला है, इन्होंने उसको पाकिस्तानी बताया है, उसको खालिस्तानी बताया है।
और ये कह रहे हैं दंगाई की, गुंडागर्दी की है बीजेपी सरकार ने। जब पिपली में किसानों पर लाठियां बरसाएगी तब गुंडागर्दी नहीं थी, तब वो गुंडागर्दी नहीं थी बीजेपी सरकार की जब किसानों पर लाठियां बरसाएगी। आज 86वां दिन है, 86 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को। इसका हल क्यों नहीं निकाल रहे? ये तीनों काले कानूनों को रद्द करने की सिर्फ एक ही मांग है किसानों की, उस मांग को बीजेपी सरकार पूरा क्यों नहीं कर रही है? क्यों किसानों की मांग को पूरा नहीं कर रही है? इसका तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये वार्ताएं करते रहेंगे, अब वार्ता की फिर वार्ता की। कई बार ये फोन की भी बात करते हैं कि हम तो एक फोन की दूरी पर हैं, ना वो फोन मिलता है कहीं पर। ये इस मसले का हल नहीं करना चाहते, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके साथ इनकी सांठगांठ है, उनको ये क्या जवाब देंगे? इसीलिए इन मसलों का ये कोई हल नहीं करना चाहते। बाकी ये सब कुछ इनके बहकावे हैं। आज ये जाट नेताओं को भेज रहे थे, जाट जो हैं जिन्होंने भी आंदोलन में उनसे बात करने के लिए, ये वहां पर भी कहना चाहते हैं कि जाट किसान जट सिख, ये वहां पर भी आंदोलन को एक अलग रूपरेख देना चाहते हैं। आंदोलन का जो कार्य है उसको बदनाम करना चाहते हैं। इनके नेता किसानों के बारे में कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, किसानों के बारे में क्या क्या कहते हैं, आपके टीवी के माध्यम से भी जनता ने देखा है। और वो बात हम बोल भी नहीं सकते कि क्या क्या इनके कृषि मंत्री जी ने कहा था। ये सिर्फ किसानों के विरोधी जो बिल हैं ये उनके पक्ष में खड़े हैं, लेकिन किसान, सारा देश का किसान ये कह रहा है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लो। और तो किसान की कोई डिमांड ही नहीं है जी। 86 दिन हो गए आज। कितने किसानों की वहां पर मृत्यु होगी, कितने किसानों का घर में क्या है, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो इनके कुछ उद्योगपति इनके मित्र हैं उनके फायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। और दूसरी बात, उसने ये बयान दे दिया, ये सब कुछ ये किसान आंदोलन को जो बदनाम करने के लिए जितना भी नीचे गिर सकती है बीजेपी सरकार, ये उतना कार्य कर रहे हैं। ये पीछे नहीं हट रहे किसी भी चीज में। गुंडागर्दी इन्होंने की थी जब किसानों पर लाठियां चलाई थी, पानी की बौछारें फेंकी थी। 1 मिनट रुक के मेरी बात सुन लीजिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अगर अराजकता फैलाने वाला बयान देता है तो उसको भी आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता रहे हैं। ये तो गजब का दोगलापन है, ये तो गजब की नासमझी है, ये तो गजब का गुमराह करने का आपका दोगलापन आपका भाई साहब। आपके कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया था? कहते हैं किसान मरते रहते हैं। आप उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे आप? सुन लो। देश को बेवकूफ मत समझो, किसानों को बेवकूफ मत समझो। जो आदमी किसान आंदोलन का आगू को अपने आप को कहता है, किसानों का नेता कहता है, वो कह रहे हैं अरे आप किसान को बेवकूफ कह रहे हैं। किसान बेवकूफ नहीं है, किसान बहुत समझदार है। अरे सुन तो लो, आप वो आदमी सरेआम कह रहे हैं पुलिस आए तो बंधक बना लो। इसका समर्थन करती है क्या कांग्रेस पार्टी? कम से कम इस तरह के गलत लोगों को गलत कहना शुरू करो। लेकिन आप तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आपके टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं। उन पर आरोप लगा था कि आपकी पार्टी से पैसा लेकर के अरे आपके हिसाब से तो सभी गलत है जी। सिर्फ एक बीजेपी पार्टी है जो दूध की डुली हुई है, और जो बीजेपी पार्टी के साथ जाकर खड़ा हो जाए वो वॉशिंग मशीन में से निकालकर उसको साफ करके खड़ा कर देते हैं। आपके हिसाब से सिर्फ बीजेपी पार्टी साफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी पार्टी किसान विरोधी है। किसान विरोधी तीनों बिल आप लेकर आए हैं, आप इनको क्यों नहीं वापस? जो राजकता फैलाएगा हम उसका कभी भी उसका सहयोग नहीं करते। जो लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलेगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ। कम से कम गलत को गलत कह दीजिए ना, बस यही तो बात है ना। इतनी बहस आप लोगों ने जो की, इतनी बहस जो आप लोगों ने की, लगे हुए हैं इतनी बहस जो आप लोगों ने की, आप इतना कह देते कि हाँ ठीक है गुरनाम सिंह चंडूनी को ये बात नहीं कहनी चाहिए, बाकी आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर बात करिए। वही तो आप कह नहीं रहे हैं, वही आपसे वो कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मिनट लिए पूरे आप लोगों ने इस जिस्ट पर पहुंचने के लिए। अमित नेहरा जी, चलिए ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेता हूं। ठीक है अमित नेहरा जी, मुझे बताइए कैसे देख रहे हैं? आज 86 दिन हो गए इस आंदोलन को। महापंचायत नहीं करना चाहिए, महापंचायत की जरूरत कम से कम पंजाब और हरियाणा में नहीं है, अन्य जगहों पर कर लें, बॉर्डर पर जाकर के संख्या को बढ़ाएं या उसको मजबूती प्रदान करें। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस आए तो उसको आप लोग बंधक बना लो। ये सारी बयानबाजियों के मायने क्या समझ पा रहे हैं अमित नेहरा जी? देखिए आयुष, इसमें कई पहलू शामिल हैं। आपने जो सवाल पूछे हैं,
पहली बात तो ये है कि आपने ये पूछा है कि हरियाणा और पंजाब में किसान महापंचायतों की जरूरत नहीं है, तो ये काफी हद तक बात ठीक भी है किसान नेताओं की, क्योंकि यहाँ पे जो असर है किसान आंदोलन का बड़ा व्यापक असर है, लगभग हर जिले में है पंजाब और हरियाणा में। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत रह नहीं गई है, लोग इसके प्रति अवेयर हो चुके हैं। तो किसान नेताओं का ये मानना है कि अगर इसको बड़ा किया जाए, इस दायरे को राजस्थान में ले जाया जाए, छत्तीसगढ़ में ले जाया जाए, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तो इसका असर बढ़ेगा, सरकार पे असर पड़ेगा। जो आंदोलन होते हैं और जो जन आंदोलन होते हैं उसकी सफलता इसी पे निर्भर करती है कि वो कितनी बड़ी आबादी को कवर करता है। और उसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, वो देखने में उनमें लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसमें भी अंदरूनी पॉलिटिक्स होती है। हर बड़ी जो पार्टी है, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ जाएं कि जो भी बड़ी पार्टियां हैं उसमें छोटे छोटे गुट होते हैं जो अंदर ही अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, प्रभुत्व की लड़ाई होती है। तो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो भी इससे अछूता नहीं है। तो यहाँ भी वर्चस्व की लड़ाइयां हैं, भाई कहाँ पे क्या हुआ, कौन नेता कितना आगे जाएगा, तो इसमें भी चीजें हैं। तो ये भी एक बड़ा पहलू है, इसमें मजेदार पहलू है। तो कुछ नेता ये चाहते हैं कि हरियाणा में किस जिले में या किस स्थान पे कौन सी रैली हो, किस में टिकैत जाएंगे, किस में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जाएंगे। तो ये बड़ा इस पे मंथन होता है, आखिरी टाइम तक बन नहीं पाता प्रोग्राम। अभी जैसे थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं, 22 फरवरी का जो सिरसा में प्रोग्राम होना था महापंचायत का, तो उस पे ससोपंज था, फिर आखिरी में कैंसिल करनी पड़ी। अब भी वहां पे स्थिति क्लियर नहीं है। तो इस तरह की चीजें चलती रहती। तो ये किसान नेताओं का ये मानना है अगर यहाँ पे अगर और ज्यादा ना की जाए तो फूट सामने नहीं आएगी, और जो राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा है, विपक्षी दलों की, उसको भी एक मंच ना मिले। तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है इनकी। तो ये तो आपका पहली बात का सवाल है। दूसरी बात है गुरनाम सिंह चढ़ूनी वाली बात। देखिए, पुलिस को बंधक बनाना या लोगों को बंधक बनाना दोनों ही गलत हैं, और जो भी ये बयान देता है वो गलत बात है। भाई आप कानूनी जो चीजें हैं उसका कानून सम्मत तरीके से उसका सामना कीजिए। और देखिए, इसमें ये है कि अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते या नहीं दे रहे हैं, तो हम पुलिस और सत्ता को भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए 2016 से अब तक जितने भी जो देशद्रोह वगैरह के या इस तरह के जो मामलों में FIR दर्ज हुई है, तो केवल 2% मामलों में ही चार्जशीट फाइल कर पाई सरकार या पुलिस। तो इसमें ये पता चलता है कि ये जो चीजें हैं ये राजनीतिक हथकंडे हैं, सत्ता की मशीनरी है, उसका भी दुरुपयोग होता है। कई चीजों में देखा हमने। अच्छा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात भी कई अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो जायज भी लगती है। अब हमने देखा था पिछले 28 जनवरी की रात को गाजीपुर बॉर्डर पे लगभग 2,500 से 3,000 पुलिस वाले पहुंच गए थे, और उनका मोटिव ये था कि किसी तरह टिकैत को उठाया जाए या गिरफ्तार किया जाए। तो इस तरह की चीजें आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक आक्रामक रुख अपनाया और देखा तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। नहीं तो उनके ऊपर भी FIR, मुझे नहीं पता, ये तो सरकार बता सकती है कि उनके ऊपर जो FIR दर्ज हैं क्या वो कैंसिल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। अगर रद्द नहीं की गई हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मेरे ख्याल से गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे भी FIR हैं, तो सरकार उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि उनके पीछे जनता है, जन समर्थन है। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आशय ये रहा होगा कि अगर आप में एकता है, आपके साथ लोग खड़े हैं, तो पुलिस भी हिचकेगी इतनी बड़ी कार्रवाई करने में। तो बेहतर ये है कि देखो, हमारा तो ये कहना है कि ये चीजें लंबी ना खींचें। भाई पुलिस बल भी निराश ना हो, किसान भी निराश ना हो, तो इसका एक हल करने का एक अच्छा वातावरण बनाए सरकार, कि जो एक डेडलॉक बना हुआ देश में पिछले 5-6 महीने से, मैं तो कहूंगा, क्योंकि पंजाब में काफी समय से आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, तो इसको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको निपटाया जाए। भाई जो किसानों की जायज मांगे उन्हें मानी जाए, और सरकार की जो व्यवस्था है वो भी किसान नेता समझे उसको। तो एक टूल नहीं बनाना चाहिए इस सारी चीजों को, एक डेडलॉक ये खत्म होना चाहिए, मैं तो इतना कहूंगा। जी आयुष। राजेश दहिया जी, क्यों कहा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पुलिस को बंधक बना लेकर आए? तो चंदूनी साहब ने जो कहा सर, वो इनकी बात समझ में नहीं आई।
चंदूनी साहब ने ये कहा है कि जो दिल्ली पुलिस हरियाणा में आए, अब ये लीगल पॉइंट है कि अगर कोई पुलिस हरियाणा में आती है तो वो उस डिस्ट्रिक्ट एसपी को बताती है कि मैं किस आदमी को उठाने आया हूँ, किससे बात करने आया हूँ। चंदूनी साहब ने ये कहा है कि जो दिल्ली पुलिस हरियाणा में आए, आपके गांव में आए, उसको बैठाओ, बंधक बना लो, चाहे वो भागे तो, और उस प्रशासन को बुलाओ, वहां के डीएम को बुलाओ। ये किस कैपेसिटी में यहाँ पर आया है? चौहान साहब, आप लीगल पॉइंट देखो, अगर कोई पुलिस जाती है तो स्टेट को बताती है कि मैं किस वक्त बंदे के लिए आया हूं। ऐसे ना नहीं सकता। आप बोलते हो, मैं बोला, जब आप बोले मैं चुप रहा, अब मुझे बोले दो ना। तो इसलिए आप आयुष जी ये देखो कि लीगल पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है तो उसके एसपी को इंटीमेट करती है। ये बिना इंटीमेट करके गाँव में पहुंच रहे हैं। तो चंदूनी साहब ने यही कहा है कि जो दिल्ली पुलिस हरियाणा में आए उसको बैठाओ और वहां के प्रशासन के डीएम को बुलाओ। जब तक प्रशासन नहीं आए उसको बैठाओ। अगर वो प्यार से बैठे तो प्यार से बैठाओ, अगर वो भाग्य तो उसको बंधक बनाओ। अब जैसे हमारा रेलवे का प्रोग्राम था, हमने वहां पर केड़े बांटे हैं, मिठाइयां बांटी हैं। किसान जो होता है वो इज्जत से बात करता है। अब रही बात टकैत की, आपने कहा गोला लाठी दे दें। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना जी, वो बोलता है शट अप, और आपने बोला गुंडा, और हम जो होते हैं किसान वो उसको कहते हैं गोला लाठी। तो ये हमारी भाषा का फर्क है, उसको आप गलत ले रहे हो। आपने सभी किसानों को गुंडा बोल दिया, हमने तो बुरा नहीं माना। कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोलूंगा। मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। गुंडे को गुंडा कहूंगा चाहे मेरे परिवार का सदस्य हो। उसने गोला लाठी क्या दे दिया? पता आपको गोला लाठी क्या होती है? पता आपको? मैं आपसे ज्यादा गांव का रहने वाला हूँ, गांव की समझ रखता हूँ। जो आदमी अखड़े उसकी अखड़ निकाल दो, उसको कहते हैं गोला लाठी। समझा? जब वो सरकार हो, आप ऐसा ज्ञान पेल रहे हो चैनल पे बैठकर, जिसको सब लोग समझते हैं और आप एक्सपोज हो रहे हो। आपको अपनी रट लगानी है। ये बीजेपी सरकार को तगमा मिला कि जो उसका स्पोक्स पर्सन बोलता रहेगा। चौहान साहब, सुनने की हिम्मत रखो और अपने प्रशासन को और सरकार को समझाओ। सुन लीजिए वीरेंद्र जी, सुन लीजिए वीरेंद्र जी, सुन लीजिए। आप रमेश बात सुनो आराम से। आप चंदूनी के एक एक वर्ड का नतीजा निकालो। अगर कोई एक्सपर्ट नहीं हो तो किसी लॉ एक्सपर्ट को पूछ लो। उसने ये कहा कि जो दिल्ली पुलिस हरियाणा के गांव में आए उसको बैठाओ और उस प्रशासन के डीएम को बुलाओ। ये दिल्ली पुलिस हमारी किस तरीके से आई है? कानून कहता है कि जो भी पुलिस बाहर की आती है वो आपके डीएम को, एसपी को बताती है कि मैं किस कारण से इस धारा के अंदर इस आदमी को उठाने आया हूँ। ये तो गुंडागर्दी होगी, अगर उठा के ले जाओ, आप गाँव में ठहरे फैला दो। ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पर। समझा? गाँव के अंदर जो पुलिस जाती है ना, तो वहाँ का सरपंच भी होता है, वहाँ के पंच भी होते हैं। ऐसे गाँव जाएगी से घर में पुलिस बैठा रहेगी तो फिर क्या करेगा आदमी? जैसे हमारे चलिए दहिया जी, अब आपने समझा दिया उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, चलिए वीरेंद्र चौहान जी, ठीक है, चलिए उन्होंने उसके मायने समझा दिए। ठीक है, ठीक है दहिया जी, ठीक है, अब आपने समझा दिया। अब देखते हैं वीरेंद्र चौहान जी का पक्ष क्या, सुन लेते हैं। अब हम लोग सुनते हैं वीरेंद्र चौहान जी। दहिया जी, मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव की शब्दावली, गांव की भाषा, किसानी और खेत को अच्छे से समझता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आपसे बेहतर समझता हूं, लेकिन इतना बढ़िया समझता हूं कि आपसे उसका विस्तार जानने की मुझे आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, मैंने सुना, आपने कह लिया दहिया जी, मेरे को कह लेने दीजिए। मैं एक मिनट, मित्रवर सुन लीजिए। आप ना तो मुझे अज्ञानी घोषित करिए, ना लोगों को अज्ञानी घोषित करिए, ऐलान करिए, उनको अज्ञानी मत समझिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान वो लिखित भी नहीं है, वीडियो पर है, और वीडियो पर आपके आंदोलन का अपने आप को एक प्रमुख नेता बताने वाला व्यक्ति कहता है पुलिस को गिरफ्तार कर लो, पुलिस को बंधक बना लो। देश का कौन सा कानून? देखिए दहिया जी, बीच में नहीं दहिया जी प्लीज। आपके आंदोलन का प्रमुख नेता वीडियो पर स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा है, या यूं कह सकते हैं कि कहता पकड़ा गया है कि पुलिस पकड़ने आए तो उसको गिरफ्तार कर लो, उसको बंधक बना लो। यह ऐसा कहना कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से गलत है, गैर कानूनी है। अब जो आपने कानून का पक्ष बताया, कहीं भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये नहीं कहा कि अगर वो गैर कानूनी तरीके से आएंगे, आप अपनी तरफ से उसका बचाव करने के लिए कुछ भी कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले मानस ने, एक मिनट दहिया साहब, जो मानस खुले आम न्यू लाग रहा कहण थारे गांव में आवे तो पकड़ लो, बांध लो, गिरफ्तार कर लो, ये तरीका ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस किसी भी राज्य की
अगर किसी मुकदमे में वांछित व्यक्ति को पकड़ने आएगी तो निश्चित रूप से नियम यही है कि वो स्थानीय पुलिस को विश्वास में लेकर आए। लेकिन एक मिनट, अगर ऐसा ना हो तो उसको ये कहा जा सकता है कि आप स्थानीय पुलिस को लेकर आए हो क्या, इतने तक ठीक है। लेकिन आपका नेता, तथाकथित नेता, कथित किसान नेता, वो ये कहे कि इनको बांध लो, इनको बंधक बना लो, इनको गिरफ्तार कर लो, ये निंदनीय है, ये अराजकता फैलाने वाली बात है। ये वही भाषा है जिसके कारण टिकैत साहब मुकदमे का सामना कर रहे हैं कि बक्कल पाड़ देंगे, उधेड़ देंगे, ये कर देंगे। ऐसी भाषा बोल के आपने लाल किले पे अराजकता फैलाई। एक छोटी सी बात और विनम्रता से कहता हूं भैया साहब कि अगर इस तरह की बोली ना बोली होती, मोदी का यूं कर देंगे, सरकार का यूं कर देंगे, तो कुछ लोग, आपके अपने लोग, वो लाल किले में घुस के तिरंगे का अपमान नहीं करते। देश भर में आपको लोगों की जो है आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता। ये ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, ऐसे लोगों को आगे करके चलेंगे तो आंदोलन की क्रेडिबिलिटी के नाम पर कुछ नहीं बचने वाला। हिम्मत नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता में ये कहने की कि उस व्यक्ति ने गलत कहा है, गैर कानूनी कहा है। हम उसकी निंदा करते हैं क्योंकि ये उस व्यक्ति को आगे बढ़ा करके उसका इस्तेमाल करते हैं। आपका जमीर आप बेच चुके हैं, आप किसान को बेचने जा रहे हैं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ है? कहाँ हुआ है तिरंगे का अपमान? आप बताइए। तिरंगे का अपमान किया था नागपुर में आरएसएस के कार्यालय में, वहां पर। आप उस बात की सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं? किसने किया है तिरंगे का अपमान? आप क्यों किसान को बदनाम कर रहे हैं? आप क्यों किसान को झूठा बार-बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? किसान को क्यों झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों किसान को बार-बार झूठी उंगली उठा रहे हैं? आप किसान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसान मरते रहते हैं, वो सही बयान है। किसी ने नहीं किया तिरंगे का अपमान। आपने किसान का अपमान किया है। आपने किसान का अपमान। आप 86 दिन हो गए किसान को अपमानित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक सेकंड अमरदीप बराड़ जी थोड़ा सा धैर्य रखें, अमरदीप बराड़ जी एक सेकंड। वीरेंद्र चौहान जी, अमित नेहरा जी ने एक बड़ी बात कही और अभी चूंकि यहाँ पे आप लोगों की बहस के बीच में भी वो सवाल उठा, जिन लोगों ने गलत किया वीरेंद्र चौहान जी, अब चाहे राकेश टिकैत या फिर गुरनाम सिंह चंदूनी जो कि नेतृत्व कर रहे थे ये किसान आंदोलन का, अगर उनके खिलाफ केस हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उत्तर दे देता हूं। पहली बात तो मैं ये बात विनम्रता से दोहराना चाहता हूं कि अगर आपके टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके कोई अज्ञानी व्यक्ति ये कहता है कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि वो देशघाती है, देशद्रोही है, उसको अपने भीतर फिर से झांकना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब दीप सिद्धू गिरफ्तार नहीं हुआ था तो ये कहते थे दीप सिद्धू पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो तो भाजपा का, मेरे सुन लो एक बार, उत्तर सुन लो मेरा। अमरदीप बराड़ जी अब सुनिए, देखिए ऐसा नहीं होता। अमरदीप बराड़ जी सुनिए, अमरदीप बराड़ जी अब सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए वीरेंद्र जी। दीप सिद्धू जब पकड़ा नहीं गया था तो ये भाजपा का आदमी बता रहे थे। जब दीप सिद्धू पकड़ लिया गया कानून की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए मुकदमा दर्ज करके, तो इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के लोग 40, 50, 60, 100 वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कह करके, ऐलान करके कि हम लाल किले पे हुड़दंग करने वालों के बचाव में आएंगे, उनकी जमानत करवाएंगे। चरित्र इनका सारे देश के सामने आ गया। तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, आज ये कहने लग गए। उस दिन माफी मांग रहे थे योगेंद्र यादव सारे देश से, गलत हुआ। और अब जब हमने कार्रवाई करनी शुरू की तो ये उनके बचाव में दिल्ली में खड़े हैं, गद्दार कहीं के। दूसरी बात, अगर दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ है तो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उस हर व्यक्ति को वी विल ब्रिंग एवरी सच पर्सन बिफोर लॉ, बिफोर अ कोर्ट और एंड पुट बिहाइंड द बार। जेल जाएंगे, कारागार जाएंगे, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा कानून सम्मत तरीके से। सबकी बारी आएगी, चिंता क्यों करते हो? जिसने अपराध किया है, जिसने नियम तोड़ा है, जिसने तिरंगे का निरादर किया है, उससे हिसाब हम मांगे, ये देश चाहता है। आप भी चाहते हैं नेहरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी यही कह रहे हैं कि जिसने गलत किया उसको भीतर जाना चाहिए। हम ठोकेंगे, जेल में ठोकेंगे और अदालत के सामने ले जा करके कानून सम्मत तरीके से सजा दिलवाएंगे। लेकिन
अराजक तत्वों को अराजक ठीक है, सबको कहना चाहिए। अमनदीप केसरी जी, क्या ये जो बात यहाँ पर हो रही है या ये जो मौजूदा माहौल है उसमें आपको लग रहा है कि कोई एक उम्मीद भी है कि बातचीत के जरिए हम लोग समाधान तक पहुंचे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि वह किसानों का जो मांग है, किसानों की मांग मानी जाए। हमने बार बार कहा, आपने पहले भी सवाल किया, हम इस चीज के विरोधाभास हैं कि भाई जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है। जब भारतीय जनता पार्टी का लोनी से विधायक ये कहता है कि भाई पुलिस की जगह हमें इजाजत दें, हम इन आंदोलनकारियों को लठ मारेंगे, और जब एक अगर किसान नेता ने कहा कि पुलिस को बंधक, देखिए दोनों बातों में अब आप ये मत कहिए आयुष जी, तो भाजपा प्रवक्ता से पूछिए कि क्या यही कार्रवाई भाजपा विधायक के ऊपर होनी चाहिए? वीरेंद्र सिंह चौहान टेलीविजन चैनल पर बैठकर कहता है जो भी अराजकता फैलाने की बात करे, मेरे पिताजी भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ देश के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आप में हिम्मत है क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी को अराजक कहने की? आप में हिम्मत है क्या खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहने की? कृषि मंत्री पर करिए कार्रवाई, जो किसानों के बारे में बोल रहे हैं वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। अगर ये आप किसान विरोधी हैं, आप किसान गद्दार हैं, आपने किसान को उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया है, आपने उनके पैसे ले लिए हैं, आपके पास पहुंच चुका है सब कुछ, आप किसान को बेचने का कार्य कर रहे हैं। अरे आप भाषण दे सकते हैं, भाषण देते हैं, आप हमने मान लिया, आपका हो गया टेलीविजन पर भाषण देते हुए, हमने मान लिया, लेकिन आप किसान का हक क्यों नहीं? चलिए बरार साहब, मैं सोच रहा था आपको अलग से मैं मौका दे दूंगा बोलने के लिए। ठीक है, चलिए अब आपने भाषण यहाँ पर दे ही दिया तो मैं अब आपको इसके बाद मौका नहीं दे पाऊंगा। अब ठीक है, अमनदीप केसरी जी को बोल लेने दीजिए भाई, उनको भी समय दीजिए। अमनदीप केसरी जी, झूठ बोल रहे हैं जिनका मुख्यमंत्री। देखिए आयुष जी, वीरेंद्र जी अमनदीप को सुन लीजिए, अमनदीप जी को सुनिए। वो ऐसा ही किसानों के बारे में कर रहे हैं। रोष इस वजह से है कि जो इनका ये तरीका है सरकार का, जो तरीका इनका भेदभावपूर्ण रहा है, हमेशा जो मुद्दे को सुलझाने की बजाय मुद्दे को और भड़काना, लोगों में आपसी भाईचारे को खराब करना, इस वजह से ये आंदोलन आज इस स्टेज पर पहुंचा है और बहुत ही ज्यादा निंदनीय और दुखदाई है किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने मुद्दा सुलझाना था, ये क्या हम बातें कर रहे हैं आज? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है? सरकार को क्या अपनी जिम्मेवारी नहीं समझना चाहती? बड़े आसानी से भाजपा के प्रवक्ता 6 महीने से आके यहाँ कह देते हैं जी इनको फलाना भड़का रहा है, इनको ढिमकाना भड़का रहा है, तो भैया आप क्यों इतना मौका दे रहे हैं? आप क्यों नहीं समाधान कर देते? और जब बात इनके अपने आदमी पे आ जाती है कि वो इस तरह के काम कर रहा है, इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, इस तरह की अराजकता फैलाना चाहता है, हिंसा फैलाना चाहता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा प्रवक्ता का, बताइए भाजपा विधायक, लोनी विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की है आपकी सरकार ने? चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई कार्रवाई नहीं, केवल बातें करनी है। अरे भाई हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्यों देश का भाईचारा खराब कर रहे हो? क्यों किसान को मारना चाहते हो? आपका एक भी आदमी किसान के बारे में नहीं जानता, उसने कभी खेती नहीं की। किसान तो आप ही हो ना। जिनके अरे भाई वीरेंद्र चौहान जी, किसान के लोग हो, आप प्रोफेसर हो, और दूसरी तरफ किसान भी बताते हो अपने आप को। देख लो यार, आपको किसने कह दिया कि किसान आप ही हो? आपको वीरेंद्र चौहान जी, आपको ये प्रमाण पत्र देने का हक किसने दे दिया? जैसे अभी आप देशद्रोही बांट रहे थे सबको, जैसे अभी आप देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांट रहे थे बहुसंख्यक अरे भाई कानून के पक्ष में प्रोफेसर साहब, एक ये तो बता दीजिए कि आपके प्रदेश के अपनी जेब में छिपा रखा क्या? ये तो बता दीजिए, किसान है वो दिखते तो है नहीं कहीं पर, जो इसके पक्ष में कहा है वो किसान दिखाइए। किसान को गुमराह करना बंद करो, किसान को गुमराह करना और उसको झूठ बोलना उसके सामने। तो आप समझा दीजिए किसान को, आप तो बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हैं, बंद कर दो झूठ बोलना, बस इतना सा करना है। अरे प्रोफेसर साहब, चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेहरा जी, अमित नेहरा जी 12 दौर के बाद जो डेडलॉक बना और मौजूदा दौर के अंदर जिस तरीके से बयानबाजियों के दौर हम लोग देख रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन नई रणनीति बन रही है, इन सब के बीच में क्या बातचीत का कोई माहौल भी बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? और अगर बातचीत का माहौल नहीं बन रहा नेहरा जी, तो हल निकालेंगे कैसे? अमित नेहरा जी।
देखिए आयुष, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने सभी प्रतिभागियों के कि अपने जो शब्द हैं उनके वो मेरे मुंह में ना डालें। देखिए, हम तो जो ठीक बात है उनका समर्थन करेंगे और जो गलत बात है उसका विरोध करेंगे, तो इसमें अपने शब्द मेरे मुंह में मत डलवाने की कोशिश करें। अभी आपने जिक्र किया आयुष कि बात कैसे बने, तो बात ये बनेगी कि सरकार की तरफ से भी कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं आई है। सिर्फ एक प्रधानमंत्री का काफी दिन पहले एक बयान आया था कि मैं एक कॉल की दूरी पे हूं। वो कॉल कौन करेगा, किससे करवाएंगे, कोई अभी डेट दे, मिलने के लिए बुलाएं। अब पहले जो 12 दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई 13वें दौर की बातचीत का कोई अभी निमंत्रण आया नहीं है। तो सरकार की तरफ से भी ढिलाई है ना। सरकार ये चाह रही है कि जितना लंबा खींचेगा ये टूट जाएंगे, तो सरकार भी नहीं चाह रही है कि इसका समाधान जल्द निकले। और लेकिन क्या है कि ये जितना लंबा खींचेगा आंदोलन, उतना ज्यादा देश को नुकसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार को नुकसान है या किसान को नुकसान है, पूरे देश को नुकसान है। भाई डेडलॉक हुआ पड़ा है। अब बात आई है कि कानून प्रक्रिया की, पुलिस के ऊपर। तो देखिए, हम पुलिस को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। अपने हरियाणा का अगर हम देखें तो यहाँ के डीआईजी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। वो भी मारे फिर रहे थे, भागते फिर रहे थे, भूमिगत हो गए थे। अभी चरखी दादरी में आपने देखा कि एक पुलिस बल ने एक मासूम को मर्डर करके सरेआम और भाग गई। उन्होंने सूचना तक नहीं दी कि हम आदमी को मारा है, वो तो सीसीटीवी से पता चला। अब उसके बारे में चल रहा है कि महापंचायत करेंगे कि उनको गिरफ्तार किया जाए सभी के खिलाफ। तो देखिए, जहां पे कानून अगर हाथ में लेने की बात है, किसान अगर कानून हाथ में ना लें तो पुलिस को भी कोई अधिकार नहीं होता कि वो कानून अपने हाथ में ले और जिसको चाहे मार दे, जिसके चाहे जो कर दे। ये चीज क्या है कि ये संविधान विरोधी बातें हैं। पुलिस को भी समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा, किसान को भी समझना पड़ेगा, किसान नेताओं को भी समझना पड़ेगा। तो भला इसी में है कि सारे मिलके एक समाधान की तरफ चले, तो इसी में ही कल्याण है। चलिए अमित जी, अब मेरे पास समय नहीं, आप लोगों की इस बात को मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सवाल बड़ा यही है कि आखिर कैसे इसका जो हल है वो सरकार निकालेगी, और दिन प्रतिदिन बदलती हुई नई रणनीति के बीच में यह आंदोलन कहां जाके थमेगा, ये भी अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।